नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूं आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एसओ किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? एसओ एसओ थ्योरी कही जाती है, जिसको हम प्रकार्यवाद की थ्योरी भी कहते हैं। तो एसओ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? जैसे कि आर एस सिद्धांत पढ़ते हैं हम, आर एस, कभी एस आर सिद्धांत आता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एस ओ सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो देखिएगा साथियों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके वॉटसन, वुडवर्थ, कोहलर या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे वो गेस्टाल्टवादी कहलाते थे, या फिर हम कह सकते हैं उसमें कौन कौन सम्मिलित हैं? तो वर्दाइमर, कोहलर, कॉफका, ये सभी, कर्ट लेविन, ये सभी जो हैं ये क्या कहलाते हैं? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। कोहलर गेस्टाल्टवाद में आता है, वॉटसन व्यवहारवाद में आता है। तो हमने क्या क्या सीखा है, क्या जाना है कि एस ओ किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा एस ओ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्रकार्यवाद, हमारे क्यों का उत्तर जानने का जो प्रयास किया जाता है, प्रमुख प्रकार्यवादियों में सबसे पहले थॉर्नडाइक भी थे और वुडवर्थ भी थे। थॉर्नडाइक ने अपने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो अपनी पुस्तक लिखी शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें प्रकार्यवादी संप्रदाय की चर्चा की गई है। परंतु वुडवर्थ ने भी, यहाँ पर थॉर्नडाइक ऑप्शन में नहीं है, तो वुडवर्थ ने भी हमें प्रकार्यवाद के अंतर्गत कार्य किया है। इस कारण एस ओ सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो वुडवर्थ के द्वारा, वुडवर्थ ने एस ओ सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है आपको, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा मतलब एक अंदरूनी दशा क्या हो सकती है? अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो इसमें से सबसे सार्थक ऑप्शन हम चुन सकते हैं रुचि, क्योंकि देखिए ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा कही जाएगी वो रुचि, मतलब हम हमारी रुचि के अनुसार ही अवधान, हमारा जो अवधान होगा उसको हम केंद्रित करने में सफल होते हैं। अवधि कोई महत्वपूर्ण नहीं होती है, नवीनता या फिर आकार इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, परंतु व्यक्ति की अगर रुचि है तो उसका अवधान अपने आप ही केंद्रित हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट यानी रुचि का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसको हम मनोविज्ञान की भाषा में अभिरुचि भी कह सकते हैं। तो अभिरुचि यानी रुचि का ध्यान को केंद्रित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है, और रुचि है तो ध्यान को आंतरिक रूप से हम केंद्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में जब हम उपयोग करते हैं तो इसको क्या कहलाता है? मतलब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को हम दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सीखने की विधियां कहलाएगी, या फिर सीखने की में स्थानांतरण कहलाएगा, या फिर सीखने में पठार कहलाएगा, या फिर सीखने में रुचि। तो रुचि तो एक आंतरिक दशा है जिसके द्वारा हम अवधान को केंद्रित कर सकते हैं, परंतु ये होता है सीखने का पठार, मतलब ना तो सीखने में उत्तरोत्तर हम गति कर रहे हैं और ना ही हमारे सीखने में कमी आ रही है। तो वो व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? सीखने का पठार। सीखने में पठार मतलब ना तो उसके ज्ञान में कमी हो रही है और ना ही उसका ज्ञान बढ़ रहा है, तो वो सीखने का पठार कहलाता है। और सीखने में रुचि जो होगी वो आंतरिक दशा है व्यक्ति की। आंतरिक दशा जो होती है उस वो सीखने की रुचि होती है। सीखने की विधियां विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित की गई है, परंतु एक परिस्थिति का अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जब हम उपयोग करते हैं तो उसको कहते हैं सीखने में स्थानांतरण। जब हमारा सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? स्थानांतरण या फिर अंतरण। सीखने का स्थानांतरण या फिर सीखने का अंतरण, मतलब हम ट्रांसफर कर रहे हैं ज्ञान का, नॉलेज का हमारा ट्रांसफर जो होता है वो कहलाता है स्थानांतरण या सीखने का अंतरण। तो स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से सीखने का स्थानांतरण कर सकते हैं। एक तो होता है सकारात्मक स्थानांतरण, एक होता है नकारात्मक स्थानांतरण, और एक होता है शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं? मतलब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे विषय में अपने सहायक होता है तो वो सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। कितने प्रकार से का होता है स्थानांतरण? 3 प्रकार से होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, परंतु बहुत सारे प्रकार का टाइप भी होता है जो हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में सकारात्मक प्रभाव डालता है या फिर धनात्मक होता है हमारे लिए, तो वो सकारात्मक या धनात्मक अंतरण कहलाता है। जैसे कि एक टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी को उसको बैडमिंटन भी खेला जा सकता है, क्योंकि वो उसके समकक्ष ही खेल माना जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक टेनिस खेलने वाला व्यक्ति बैडमिंटन खेल सकता है तो वो उसका सकारात्मक स्थानांतरण, मतलब अपने ज्ञान का प्रयोग वो टेनिस खेल में भी लगा सकता है, और वो ही प्रयोग क्या किस में कर सकता है? वो बैडमिंटन में भी कर सकता है। मतलब हिंदी भाषा में हमने कोई भी चीज़ सीखी हुई है और उसका प्रयोग हम संस्कृत में कर रहे हैं तो वो सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण हो गया। मतलब कि समास
और संधि की बात कर लेते हैं। हिंदी में संधि एक जैसी होती है और संस्कृत में भी एक जैसी होती है, और हिंदी में पढ़ना और संस्कृत में पढ़ना एक जैसे होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण होता है। कैसा? जिस प्रकार एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में सहायक होता है, हमारे सकारात्मक होता है, हमारे धनात्मक होता है, तो उसको हम कह सकते हैं सीखने का सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। तो पहला प्रकार पढ़ लिया। अब दूसरा प्रकार पढ़ते हैं हम। दूसरा प्रकार है नकारात्मक, ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण। ठीक है, निगेटिव जो होता है, जो मतलब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में बाधा बन जाता है हमारे लिए, तो उसे नकारात्मक या ऋणात्मक, प्रतिकूल भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अनुकूल तो नहीं है, वो प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल स्थानांतरण कह सकते हैं उसको। देखिए, प्रतिकूल स्थानांतरण क्या है? जैसे कि हमने हिंदी की गिनती सीखी और अंग्रेजी की गिनती सीखेंगे तो वो उसमें बाधा उत्पन्न करेगी, क्योंकि हिंदी की गिनती अलग है और अंग्रेजी की गिनती अलग है। हिंदी में आपने गिनती सीख ली तो फिर उस अंग्रेजी में भी सीखनी पड़ेगी अलग से। तो संस्कृत भाषा में सीखने में, मतलब अंग्रेजी भाषा सीख ली आपने तो फिर संस्कृत भाषा सीखने में कठिनाई आएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कौन सा नकारात्मक स्थानांतरण होता है, जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधा बन जाता है हमारे लिए, तो वो नकारात्मक स्थानांतरण होता है हमारे नॉलेज का, हमारे ज्ञान का, हमारे अधिगम का। या फिर तीसरा जो होता है वो शून्य स्थानांतरण। तीसरा प्रकार कौन सा होता है? तीसरा जो प्रकार है वो शून्य स्थानांतरण, मतलब न तो सकारात्मक, जब एक विषय में सीखते हैं हम ज्ञान को तो वो दूसरे विषय में न तो सहायक होता है और ना ही बाधा डाल रहा है, तो वो शून्य स्थानांतरण, मतलब एक विषय दूसरे विषय को प्रभावित नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है और ये अपना काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर कह सकते हैं हम इसको। देखिए, कबीर जी के हम दोहे याद कर रहे हैं तो उसके बाद हम रहीम के दोहे याद करेंगे, तो कबीर दोहे ना तो उसमें सहायक होंगे और ना ही रहीम के दोहे कबीर के दोहे में सहायक होंगे, और ना ही उनमें देखिए न तो सकारात्मक पड़ता है अधिगम का स्थानांतरण और ना ही नकारात्मक इसमें प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या कहलाएगा? शून्य अधिगम का स्थानांतरण। तो ये तो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण। क्या होते हैं? 3 प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण। कौन कौन से पढ़े हमने? सकारात्मक, धनात्मक, या हम बोल सकते हैं इसको अनुकूल स्थानांतरण पहला। दूसरा होता है नकारात्मक, ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण, और तीसरा जो प्रकार होता है वो शून्य स्थानांतरण, मतलब एक चीज़ सीखी हुई न तो एक चीज़ का, एक विषय का ज्ञान सीखा हुआ न तो दूसरे विषय में बाधा बनता है और ना ही उसमें सहायता उत्पन्न करता है, तो वो क्या कहलाएगा? शून्य स्थानांतरण। और भी बहुत सारे प्रकार हैं स्थानांतरण के, जैसे कि हम हॉरिजेंटल कह सकते हैं या फिर क्षैतिज अंतरण कह सकते हैं। ऊर्ध्व अंतरण दूसरा है, एक होता है अनुक्रमित अंतरण और एक होता है द्विपार्श्विक अंतरण। तो देखिएगा साथियों, ये बहुत सारे प्रकार होते हैं, परंतु मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। तो ये हमारा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है सीखने का स्थानांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। जब हमारे अनुभव के द्वारा व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो उसको क्या कहते हैं हम? क्या स्मृति कहते हैं, सीखना कहता है, प्रेरणा होता है या फिर चिंतन होता है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? सीखना कहलाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। ये जॉन ड्यूई की परिभाषा है कि अनुभव व्यक्तित्व में परिवर्तन ही, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन होता है व्यक्ति के, तो वो ही स्थायी परिवर्तन होता है, तो वो ही अधिगम कहलाता है। एक तो अनुभव के कारण, एक प्रशिक्षण के कारण और एक अभ्यास के कारण। अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास, 3 चीजें याद रख लीजिएगा। व्यवहारवादियों के अनुसार आपके व्यवहार में परिवर्तन यदि 3 कारणों से होता है, कौन कौन? प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास। इन कारणों से अगर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? सीखना, जिसको हम अधिगम भी कह सकते हैं। तो व्यक्ति के व्यवहार में 3 कारणों से परिवर्तन होता है और ये 3 कारण भी हम कह सकते हैं इनको स्थायी परिवर्तन। यदि व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है तो ही हम उसको अधिगम कहते हैं, वरना अस्थायी परिवर्तन मतलब थोड़े समय के लिए रहा और फिर वो वैसा का वैसा ही हो गया व्यक्ति, तो वो स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, वो सीखने की श्रेणी में नहीं होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, परंतु कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। अनुभव के कारण हो गया, मतलब किसी चीज़ को हमने करके सीखा तो उसका अनुभव हो गया। प्रशिक्षण, किसी ने हमको सिखाया तो उसका भी हमें क्या हो गया? ज्ञान मिल गया। और एक अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, वो वाली उक्ति यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। मतलब कि अभ्यास जो करते हैं उसके द्वारा हमें बार बार अभ्यास करने से और प्रयत्न और त्रुटि करने से हम सीख जाते हैं उस चीज़ को। तो एक तो अभ्यास के द्वारा,
अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा हमारे जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। कौन सा परिवर्तन आता है? स्थायी परिवर्तन आता है। तो वो ही क्या कहलाता है? सीखना या अधिगम, जिसको हम लर्निंग कह सकते हैं। तो सीखना क्या होता है? हमारे 3 प्रकार से परिवर्तन आता है। कौन कौन से? अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सीखना। अगला है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी की बात हो रही है। क्या स्तंभाकृति कहलाएगी, आवृत्ति बहुभुज कहलाएगी, संचय आवृत्ति कहलाएगी या फिर रेखा चित्र कहलाएगी? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा स्तंभाकृति। मतलब सांख्यिकी में रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा, अब यहाँ पर स्तंभ प्रश्न में ही दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्तंभाकृति। तो कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे गणित के अंतर्गत, गणित की पेडागोजी के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं। तो पेडागोजिकल मुद्दा हो गया ये हमारा कि स्तंभाकृति कहलाती है। रेखा चित्र में, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों द्वारा, स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो वो स्तंभाकृति कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की, देखिए विकास, वृद्धि, विकास और वृद्धि। वृद्धि मतलब कैसे? एक निश्चित अवधि तक चलती है, जबकि विकास जीवन भर चलता रहता है। तो विकास की अवस्था में, किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम, सबसे ज्यादा विकास होता है? क्या बाल्यावस्था में, क्या शैशवावस्था में, क्या किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो किशोरावस्था में लगभग 95% तक बुद्धि का विकास, व्यक्ति के 95% तक बुद्धि का विकास हो जाता है। परंतु सर्वाधिक जो विकास होता है वो किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में व्यक्ति सबसे ज़्यादा सीखता है, सबसे ज़्यादा उसका विकास होता है। वो चाहे चतुर्दिक विकास कह सकते हैं हम, चारों ओर विकास होता है बाल्यावस्था में, जबकि शैशवावस्था में भी विकास होता है और किशोरावस्था में लगभग व्यक्ति विकास को पूर्ण कर चुका होता है, परंतु बाल्यावस्था में सर्वाधिक ज्यादा विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर या फिर वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर? किस पर आधारित होता है व्यक्ति का अधिकांश व्यवहार? व्यक्ति का अधिकांश व्यवहार जो निर्धारित होता है, क्या नैतिकता पर होता है या फिर वास्तविकता पर होता है, ध्यान पर होता है या फिर मूल प्रवृत्ति पर होता है? तो हम यहाँ पर मूल प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे आज, की मूल प्रवृत्तियाँ होती क्या है, कितनी है, किसने दिया है ये सिद्धांत, और मूल प्रवृत्तियों का हमारे क्या काम है? तो देखिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति। जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो उसके मूल प्रवृत्ति पर निर्धारित होता है, और मूल प्रवृत्ति जिनके द्वारा संचालित होता है वो होता है व्यक्ति में संवेग, इमोशन। तो व्यक्ति में संवेग सबसे पहले आते हैं, उसके बाद मूल प्रवृत्ति होती है। तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है और व्यक्ति का संवेग किस प्रकार से प्रदर्शित करता है व्यक्ति, ये आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा साथियों, हम बात कर रहे थे मूल प्रवृत्ति पर। तो 1908 की बात करते हैं। 1908 में एक मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई? तो विलियम मैकडूगल के द्वारा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी लिखी गई पुस्तक 1908 में। कब प्रकाशन में आई ये पुस्तक? तो 1908 में प्रकाशन में आई। कौन सी पुस्तक आई? तो वो कहलाती है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के ऊपर इन्होंने मूल प्रवृत्ति का जो प्रकाश डाला गया है वो 1908 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में डाला है। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस प्रकार से उन्होंने चर्चा की, वो है मूल प्रवृत्ति पर चर्चा। तो मैकडूगल ने कितने प्रकार की बताई है? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है और उनसे संबंधित 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति आपको बता रहा हूँ। भय सबसे पहला संवेग होगा, संवेग उत्पन्न होगा, उसके बाद मूल प्रवृत्ति उसकी आएगी। तो भय का हो जाएगा पलायन, यदि व्यक्ति में भय होगा तो वो पलायन करेगा। क्रोध होगा तो युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा, मतलब दूसरा संवेग होता है क्रोध, तो उसमें युद्ध करने की इच्छा, मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? युद्ध करने की इच्छा। तीसरा संवेग है घृणा, तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? अप्रियता, या फिर दूसरों को नापसंद करने की इच्छा जो होगी वो घृणा के अंतर्गत मूल प्रवृत्ति उसकी क्या होगी? दूसरों को नापसंद करना। तीसरा होता है संवेग वात्सल्य, तो इसका जो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी वो हो जाएगी संतान कामना, या फिर शिशु के प्रति हमारा जो वात्सल्य होता है वो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। अगला है करुणा या विषाद, तो इसका मूल प्रवृत्ति हो जाएगी संवेदना, या फिर दया की प्रवृत्ति हमारे अंतर्गत जो विकसित होती है वो दया की प्रवृत्ति आ जाएगी। अगला छठा जो है वो होगा कामुकता, तो उसकी हो जाएगी मूल प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति। अगला है आश्चर्य, जिसकी मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मतलब जानने की। अगर हमें किसी चीज़ के प्रति आश्चर्य होता है तो हमें उस चीज़ को जानने की इच्छा होती है, तो हमारी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? जिज्ञासा। अगला है संवेग की आत्महीनता, आत्महीनता मतलब स्वयं से नफरत करना, स्वयं को नापसंद करना, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी मूल प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति।
अगला है आत्माभिमान। 9वीं जो मूल प्रवृत्ति होती है वो कौन सी होती है? आत्माभिमान। आत्माभिमान के द्वारा स्वयं को गौरव या फिर स्वयं के प्रति अच्छा हम फील करते हैं, या फिर आत्म का गौरव, अगर स्वयं का गौरव अगर महसूस कर रहा है तो उसका उसका संवेग क्या हो जाएगा? आत्माभिमान। और मूल प्रवृत्ति होती है गौरव, आत्म प्रदर्शन की श्रेष्ठता। या फिर 10वां जो संवेग है वो है एकाकीपन। एकाकीपन, लोनलीनेस, तो उसका मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? सामूहिकता का भाव। अगला है 11वां संवेग भूख। तो भूख का क्या हो जाएगा? भोजन को खोजना। मूल प्रवृत्ति इसकी क्या हो जाएगी? भोजन को खोजना। और 12वां जो संवेग होता है वो अधिकार की भावना या फिर स्वामित्व, तो उसका मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? संग्रहण, संचय प्रवृत्ति या फिर अधिकार की प्रवृत्ति। अगला हो जाएगा रचनानुभूति, तो उसका मूल प्रवृत्ति हो जाएगी रचनात्मकता। और 14वां मूल प्रकार उन्होंने मूल संवेग बताया है आमोद, और इसकी आमोद या फिर आनंद, तो इसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी हास्य की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। कब बताएं? 1908 में। कौन से किस में बताए हैं? तो अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर किया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया किसने है? कोहलर ने। ये यहाँ पर दिया गया है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। क्या कुत्ते पर किया? बिल्कुल नहीं। कुत्ते पर किसने किया? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक जो है वो व्यवहारवादी है, जबकि कोहलर क्या है? ये गेस्टाल्टवादी की श्रेणी में आता है। वन मानुषों पर या फिर बिल्ली पर? बिल्ली पर, सॉरी हम बात कर रहे थे यहाँ पर थॉर्नडाइक की। तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग जो किया था वो कुत्ते पर नहीं, कुत्ते पर पावलाव ने किया था। कुत्ते पर प्रयोग पावलाव ने किया था। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी वो दी थी पावलाव ने, और कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो पावलाव भी एक व्यवहारवादी था। अगर हम बात करें वन मानुषों पर, तो इसमें कोहलर ने प्रयोग किया था। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। चूहों पर स्किनर ने प्रयोग किया था। तो ये बिल्ली, चूहा, कुत्ते, ये सभी व्यवहारवादी में आते हैं, जबकि वन मानुषों पर जिसने प्रयोग किया वो किस में आता है हमारे? वो गेस्टाल्टवाद में आता है। गेस्टाल्टवाद में जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसने विकसित किया उसका नाम है कोहलर, और कोहलर का सहयोगी था कोफ्का। और कोफ्का ने थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट लिखी है अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है कोहलर, और इसने कैनरी नामक द्वीप पर अपना प्रयोग किया था, वन मानुषों पर, या फिर चिंपैंजी बोल सकते हैं हम इसको। तो अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे रिक्त स्थान में भी उच्च होंगे। तो यहाँ पर क्या रिक्त स्थान में क्या आएगा? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, या अच्छे अंक प्राप्त करने। तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले होंगे तो वो अच्छे अंक तो प्राप्त कर सकते हैं, विश्लेषण करने की योग्यता भी उनमें हो सकती है, और अच्छे बुद्धि लब्धि वाले होंगे तो उनका अध्ययन भी अच्छा होगा। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशील भी हों, क्योंकि जो सृजनशील बालक होता है उसमें यह जरूरी नहीं रहता है कि उसकी बुद्धि लब्धि उच्च हो। कम बुद्धि लब्धि वाला या फिर सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बच्चा होता है वो भी सृजनशील हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सृजनशीलता। यानी क्रिएटिवनेस जो होती है उसमें आपकी उच्च बुद्धि लब्धि होना आवश्यक नहीं है, कम बुद्धि लब्धि वाला बालक भी सृजनशील बालक हो सकता है। अगला प्रश्न है, अधिगम में रिक्त स्थान में प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया? तो देखिएगा 3 प्रकार के हम नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो 3 प्रकार क्या करें? नियम, हम थॉर्नडाइक के नियम की बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया? सीखने का नियम दिया। सर्वप्रथम सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किए? तो सर्वप्रथम सीखने के नियम थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत किए गए, जो कहाँ के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे E.L. थॉर्नडाइक। इन्होंने सीखने का संबंधवाद का सिद्धांत दिया, जिसको हम व्यवहारवादी सिद्धांत कह सकते हैं। और देखिएगा इनके सीखने के सिद्धांत का नाम क्या क्या है? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी हम कह सकते हैं, चयन का सिद्धांत कह सकते हैं, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कह सकते हैं, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत कह सकते हैं हम इसको, और आवृत्ति का सिद्धांत, यानी बार बार फ्रिक्वेंसी करता है तो वो आवृत्ति का सिद्धांत भी इसको कहा जा सकता है। तो इनके द्वारा मुख्यतः 3 प्रकार के मुख्य नियम दिए और 5 प्रकार के गौण नियम प्रस्तावित किए गए हैं। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। तो देखिएगा साथियों, 3 प्रकार के नियम जो दिए, इन्होंने पहला नियम दिया तत्परता का नियम। पहले नियम की बात करें तो तत्परता का नियम, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मानसिक तैयारी का नियम। मानसिक तैयारी का नियम भी तत्परता के नियम को कहा जा सकता है। दूसरा जो नियम दिया इन्होंने वो कहलाता है अभ्यास का नियम, जिसे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कह सकते हैं। और तीसरा जो नियम दिया वो प्रभाव का नियम, जिसे प्रभाव या परिणाम का नियम, जिसे संतोष या असंतोष का नियम, प्रसन्न तथा दुख का नियम भी कह सकते हैं। तो 3 मुख्य नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो ये E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। और थॉर्नडाइक ने कब प्रयोग किया था अपना
थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, ठीक है। और इन्होंने अपना प्रयोग कब किया था? तो 1913 में अपना प्रयोग प्रस्तुत किया था। 1913 में इनके द्वारा अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पर दिया गया है कि अधिगम में प्रभाव का नियम, तो प्रभाव का या परिणाम का नियम जो होता है वो मुख्य नियमों में 3 नियमों में आता है थॉर्नडाइक के। तो थॉर्नडाइक हमारा सही आंसर हो जाएगा। पावलोव ने कौन सा नियम दिया था? तो इन्होंने दिया परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने क्या दिया? स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और वॉटसन पावलोव ने दिया, वही संबंधित है। वॉटसन ने अपनी पत्नी रेनर के साथ मिलकर अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया था। तो ये सभी जो थे ये क्या कहलाते हैं? व्यवहारवादी कहलाते हैं। तो देखिएगा साथियों, आज के 10 प्रश्नों में हमने इतने प्रकार के प्रश्नों को जानने और समझने की क्षमता विकसित की है। तो देखिएगा साथियों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।